sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि इसमें इस हाइब्रिडाइजेशन में s का एक फंक्शन वेव फंक्शन और p का px और py ये दो फंक्शन भाग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और इन जो फंक्शंस है उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या नए तीन फंक्शंस इस प्रकार पॉसिबल है। phi1 a1 phi s प्लस b1 phi px प्लस c1 phi py। और इसी तरह से दूसरा नया फंक्शन phi2 इक्वल टू क्या होगा a2 phi s प्लस b2 phi px प्लस c2 phi py। और तीसरा फंक्शन phi3 इक्वल टू होगा a3 phi s प्लस b3 phi px और प्लस c3 phi py। इस तरह से s का एक ऑर्बिटल एक फंक्शन और b के दो वेव फंक्शन px और py क्या करते हैं इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन से इस तरह से भाग लेते हैं और ये तीन इसके जो नए फंक्शंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल हो सकते हैं। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यह हम इसको a1 स्क्वायर का हम मान निकाल चुके हैं क्या है 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यह हम लिख सकते हैं कि b1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2/3 और हम मान कैलकुलेट कर लेंगे b1 का b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/3। अब हम इन्हीं कंडीशन के साथ हम वापस इक्वेशन क्या लगाएंगे दोनों में हम जैसे हमने 136 को कंडीशन लगाई थी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और ऑर्थोगोनल की वैसे ही हम इक्वेशन 137 138 में लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 का मान हमने कैलकुलेट किया ही था 1/3 प्लस क्या है b2 और b1 का मान है √2/3 प्लस c1 c2 का मान क्या है क्योंकि हमने मैक्सिमा लिया वो x डायरेक्शन में है तो इसका y डायरेक्शन में क्या c1 c2 का मान क्या होगा 0 है तो प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लिया हमने इसका b2 का मान। तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द b2 इक्वल टू -1/√6। अब हम इस कंडीशन फलन जो है नेक्स्ट जो फंक्शन है phi2 उस पर भी हम क्या लगाएंगे अगेन इक्विवेलेंस की कंडीशन लगाएंगे सामान्यीकरण की शर्त लागू करने पर। तो क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इसमें क्या होगा a2 स्क्वायर का मान यानी हमने a2 का मान निकाल रखा है 1/3 b का हमने अभी निकाला है प्लस 1/√6 प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 1। यह हम लिख सकते हैं। आप c2 स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं इस तरह से क्या आएगा हाफ या c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√half। तो इसी प्रकार हम क्या phi1 ये हमने phi2 के लिए निकाला है phi1 और phi3 इनके बीच भी हम क्या लगाएंगे ऑर्थोगोनली कंडीशन लगाएंगे यानी क्या होगा इंटीग्रेशन phi1 phi3 dv इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब हमने phi1 की जगह लिखा है क्या है इसका वैल्यू जो है phi1 phi3 a1 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b3 प्लस c1 प्लस c3 इक्वल टू 0। अब हम वापस लगा देंगे इसकी जगह a1 का मान हम क्या लिख देंगे 1/3 और b1 का 2/3 प्लस b3 और c का अगेन हमने लिखा 0 तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम क्या निकालेंगे b3 का मान उसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ b3 इक्वल टू या नेगेटिव आएगा -1/√6। इसी तरह से हमने दूसरे फंक्शंस के लिए निकाल लेंगे क्या निकालेंगे phi2 प्लस phi3 dv इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3 इक्वल टू 0। अब हम अगेन हम क्या लगाएंगे a2 a3 इक्वल टू इक्वल a इसका मान अगेन 1/3 का रखेंगे और हम इसका मान क्या है b3 का मान -1/6 और इसका b2 का 1/√6 माइनस इसका b3 का -1/√6 प्लस हाफ 1 अपॉन क्या है इसका c2 का मान हमने भी कैलकुलेट किया था प्लस 1/√2 c3 इक्वल टू 0। इस तरह से हम c3 का मान निकालने के लिए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/√2 c3 इक्वल टू 0 या c3 का मान इक्वल टू क्या आएगा -1/√2। तो हमने किस किस का मान निकाल लिया a1 का मान निकाल लिया है b1 का मान कैलकुलेट कर लिया है b2 का कर लिया है और c2 का कर लिया है और c3 का कर लिया है। तो ये जो सभी हमने कांस्टेंट जो कैलकुलेट किए हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा के
तीनों फंक्शंस के लिए। अब हम इक्वेशन नंबर जो हमने लिखी थी प्रीवियस स्लाइड में देखा है, तो उसमें हम इक्वेशन नंबर 137 में, 138 में और 139 में रखेंगे। तो 5(1) इक्वल टू क्या है, 1/√3। किसकी जगह हमने लिखा है, a1 की जगह। ठीक है, a1 की जगह हमने लिख दिया 1/√3 5s प्लस b1 की जगह हमने लिख दिया √2/3 5px। इक्वेशन नंबर 137 में। 138 में हमने लिखा है 5(2) इक्वल टू क्या है, a2 की जगह गए 1/√3 5s प्लस b2 की जगह -1/6 5px एंड प्लस c2 की जगह हमने लिख दिया है, क्या लिखा, हमने अभी c2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी 1/√12 5py। और 5(3) के लिए a3 का मान अगेन क्या आएगा, 1/√3 5s प्लस b3 का मान -1/6 5px प्लस क्या है, c3 का मान क्या है, -1 अभी के ऊपर में देख ही रहे, c3 का मान -1/√2 5py। इस तरह से जो हमने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स की अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसको हम इक्वेशन नंबर 137, 138 एंड 139 में रखकर इक्वेशन नंबर 141 यानी 5(1), 5(2) और 5(3) का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब जो S1 और Px और Py इनकी क्या करेंगे, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और पोलर कोऑर्डिनेट में दो हम चीज देखते हैं, एक तो एंगुलर पार्ट है, एक रेडियल पार्ट है। क्योंकि रेडियल पार्ट इन सबका सेम है, इसलिए हम रेडियल पार्ट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और केवल एंगुलर पार्ट का हम क्या करते हैं, उसको जो है उनके मान कैलकुलेट करते हैं। और एंगुलर जो वैल्यू हम जानते हैं 5s का, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 2/2 पाई होता है। और px का मान क्या है, 3/4 पाई हाफ होता है साइन थीटा कॉस फाई। और जो 5py का मान है वो 3/4 पाई हाफ साइन थीटा एंड साइन फाई के बराबर होता है। अब हम इनके जो रिजल्टेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पोलर जो अपने अगर उसका प्लॉट देखते हैं, वो अगर एक्स वाई डायरेक्शन में देखें, यानी एक्स और वाई जो है प्लेन में देखना चाहें, तो जहां थीटा का मान हम देखते हैं क्या है, 90 डिग्री है। तो इन ऑर्बिटल्स की जो इक्वेशंस है वो इस तरह से हमें मिलेगी। हमने 5(1) में जो इक्वेशन हमने 137 जो 141 अभी कैलकुलेट की थी, उसमें जो उसका 5(1) का मान है, तो हमने अभी लिखा ही था 1/3 5s की जगह हम लिखेंगे, एक 1 का मान हमने अभी कैलकुलेट किया था 1/√3 और 5s की जगह हम लिखेंगे ऊपर से क्या है 1/2 पाई। यहाँ ऊपर 2 नहीं है, 1/2 पाई है, प्लस क्या है b1 का मान हमने रखा ही था √2/3 और px की जगह हम जो 5px की जगह हम क्या लिखेंगे 3/4 पाई हाफ साइन थीटा कॉस फाई। ये अभी इक्वेशन हमने 141 की जो पहली इक्वेशन थी उसमें लिखा है, यानी इक्वेशन नंबर 137 में हमने इस तरह वैल्यू रखी है। और 5 इसका 1 का हम इस तरह से लिख सकते हैं कैलकुलेट करके कि 1/2 पाई कॉमन फैक्टर लेके और प्लस 1/√3 प्लस √2 cos फाई। इस तरह 5(2) और 5(3) का मान ज्ञात कर लेंगे। 5(2) में भी हम क्या करेंगे, अभी हमने 141 में किसका मान रखा था, a2 का मान रखा था, b2 का और c2 का। देन इसमें हम ऐड करेंगे किसका मान, 5s का, 5px का और 5py का। अब आप देखिए क्या है इसका 5s का मान, इसमें a2 का मान तो है 1/3 और 5s का मान हमने अभी देखा है 1/2 पाई और b2 का मान -1/6 और 5px का मान 3/4 पाई हाफ साइन थीटा कॉस फाई एंड c2 का मान प्लस 1/√हाफ और जो 5py का मान है वो क्या है 3/4 पाई हाफ साइन थीटा साइन फाई। ये हमने सबकी जगह वैल्यू हमने इस इक्वेशन से जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते गए वैसे इसमें अंदर इसको ऐड करते गए हैं। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 5(2) को इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आती है वैल्यू 5(2) की 1/2√5 एंड 1/√3 माइनस 1/√2 cos फाई प्लस √3/2 sin फाई। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका, 5(1) की वैल्यू 142 एंड 5(2) इज द 143 इक्वेशन। अब हम अगेन 5(3) में क्या रखेंगे, जो हमने 141 क्वेश्चन में रखा था किसका मान a3 b3 और c3 का मान। तो a3 का मान हमें पता है 1/√3। अब 5s का मान 1/2 पाई, अगेन b3 की वैल्यू -1/6 और इसका 5px का मान क्या है 3/4 पाई हाफ
साइन थीटा कॉस फाई प्लस C3 का मान -1/√2 और इसमें फाई पी वाई का मान क्या है 3/4 पाई हाफ साइन थीटा एंड साइन फाई। तो इस तरह से हमने तीनों का क्या मान किया है फाई1 फाई2 फाई3 में किस किस की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनकी वैल्यू रखती है। और इसी तरह से रेस्पेक्टिव जो इनके हमने एंगुलर पार्ट जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे एंगुलर पार्ट की वैल्यू निकाली थी फाई एस पी एक्स पी वाई इनकी वैल्यू रखती है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फाई3 इक्वल टू 1/2 रूट फाई 1/√3 -1/√2 cos फाई माइनस 3/2 sin फाई। तो हमने इस तरह से तीनों जो है इसकी फंक्शंस की जो वैल्यू है जो नए तीन फलन बने थे किसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का एक p और p का दो कौन से px और py इन तीन जो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से जो नए तीन फलन बने हैं नए तीन वे फंक्शंस बने हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो इक्वेशन नंबर 142, 143 और 144 इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हमने कौन से डायरेक्शन लिए एक्स वाई जो है प्लेन में है इस तरह से हम इसको फिगर से शो कर सकते हैं कि जब x डायरेक्शन में है फाई1 की वैल्यू x डायरेक्शन में इस तरह से मिलेगी और y की क्या है इससे बिल्कुल क्या है उसके 120 डिग्री पे है। y का जो मैक्सिमम मान है वो क्या है उसका फाई2 की डायरेक्शन में मतलब फाई2 का जो मान है y डायरेक्शन में मैक्सिमम है और जब क्या है इसका एंगल क्या है 120 डिग्री है। इसी तरह से हमने इसका भी देखा है फाई3 का भी 120 एंगल पे क्या है मैक्सिमम मान किसका है फाई3 का है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फाई1 का मैक्सिमम मान क्या है x इसमें हम फिगर नंबर जो डी है इसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मान जो क्या है x डायरेक्शन पर यानी x एक्सिस पर केंद्रित है और फाई2 का जो मैक्सिमम मान है उस दिशा में अधिकतम है जब क्या है इसका फाई का मान क्या है एंगल का मान क्या है 120 डिग्री हो। यानी तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स के क्या है प्लेन में तथा एक दूसरे के क्या है 120 डिग्री पर क्या रहते हैं ओरिएंटेड रहते हैं। उसी टाइम उनका मान क्या होता है उनका मैक्सिमम है यानी 120 डिग्री होने पर ही उनका अधिकतम मान होगा फाई1 का एंड इसका फाई2 का एंड फाई3 का। अब हम इसके क्या मानते हैं एस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है अगर यूनिट मानते हैं एक मानते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ऑर्बिटल्स है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कि फाई1 मैक्सिमा इक्वल टू फाई2 मैक्सिमा इक्वल टू फाई3 मैक्सिमा इक्वल टू क्या होगा इसका फाई1 का हमने s का 1 मान लिया है फाई2 का 1/3 प्लस फाई इसका 3 का मेरे का √2 है यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन वी गेट द वैल्यू इक्वल टू 1.991। ये जो है ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो प्योर s ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल इनकी क्या है स्ट्रेंथ से ज्यादा है। इवन sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने वैल्यू पढ़ी थी 1.932 इससे भी ये ज्यादा है। यानी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ न केवल प्योर s और प्योर p ऑर्बिटल जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन से भी ज्यादा होती है। ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी डिस्कस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एक इसमें क्या पार्टिसिपेट करेगा एक s ऑर्बिटल और तीन क्या करेंगे इसके अंदर p ऑर्बिटल्स तीनों p के तीन ऑर्बिटल्स और s का एक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हम देखते हैं क्या बनेंगे चार जो है ऑर्बिटल्स की क्या होगी वेव फंक्शंस होंगे। तो वो हाइब्रिड फंक्शन क्या होंगे यहाँ हम अलग अलग a1 a2 a3 a4 इसकी जगह लिखने से एक कॉमन इक्वेशन लिख रहे हैं फाई1 इक्वल टू ai फाई s प्लस पी आई फाई पी एक्स प्लस सी आई फाई पी वाई प्लस टी आई फाई पी जेड जहाँ आई का मान क्या है 1 2 3 4 है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में a1 b1 c1 पहला वेव फंक्शन सेकंड वेव फंक्शन फाई2 इक्वल टू a2 b2 c2 थर्ड के लिए फाई3 इक्वल टू a3 b3 c3। यहाँ हम चार अलग डिस्कस करने के बजाय हम लिख लिया कॉमन लिया है आई क्या है 1 2 3 4 है। अब अगेन हम s की कंडीशन क्या लगेंगे स्फेरिकल होता है s की शेप जो हम जानते हैं क्या होता है इसकी स्फेरिकल शेप होती है इसलिए हम कंडीशंस लगाएं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो क्या आ जाएगा अगेन a1 इक्वल टू a1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ये हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा
या हम इसको मान सकते हैं a के बराबर, क्योंकि चारों में सेम रहेगा इसका मान, तो a इक्वल टू क्या होगा, हाफ। अब कंडीशंस लगाएंगे कौन सी, उसकी सामान्यीकरण की लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर ai स्क्वायर प्लस bi स्क्वायर प्लस ci स्क्वायर प्लस di स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब हम कैलकुलेट इसका ai स्क्वायर की वैल्यू यानी a की वैल्यू रख लेंगे 1/2, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं bi स्क्वायर प्लस ci स्क्वायर प्लस di स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने हाफ रख दी है, इक्वल टू 1 है, तो bi स्क्वायर ci स्क्वायर प्लस di स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3/4। अब अगेन हम लगाएंगे इसकी लॉ ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशंस लगाएंगे। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशंस लगाने पर हमें इस तरह से अलग अलग मिलेगी। क्या आएगी, फर्स्ट में हमने अभी कैलकुलेट किया था, का वैल्यू आई थी इसकी a की 1/4। फिर अब हम प्लस इसको हमने जनरलाइज करके बी आई बी के सी आई सी के डी आई डी के इक्वल टू 0, जहाँ आई का मान क्या है 1 2 3 4 और k का मान भी क्या है 1 2 3 4 है, परंतु हियर i इज नॉट इक्वल टू द k। ओके, नाउ phi1 फंक्शन जो है इसका अगर मैक्सिमम जो है मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम यहाँ मानते हैं z डायरेक्शन में। पहले हमने क्या माने थे y डायरेक्शन में, अब हम यहाँ मान रहे हैं sp3 अपडेटेशन में z डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट जो है px और py इन फंक्शंस का क्या होगा, इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी b1 और c1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 145 में i का मान इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो हम क्या निकाल सकते हैं, d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2। और इसी तरह से यदि i1 का मान 1 हो और k2 का मान 2 हो और समीकरण 146 में अगर हम रखें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं d1 d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/4। यह हम लिख सकते हैं d2 इक्वल टू d1 का हमने कैलकुलेट कर दिया है, d1 का मान क्या है 3/2, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d2 इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा 2√3। और इसी प्रकार समीकरण 145 में पिछली जो हमने पढ़ी स्लाइड में i इक्वल टू क्या लिखा है, i का मान अगर 2 रख दें देन वी उसको कर सकते हैं b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब ये मानते हैं कि phi2 फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x z डायरेक्शन में है, तो py फंक्शंस का इस तल में क्या मानते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल रहेगा, तो उस कंडीशन में c2 का मान क्या हो जाएगा 0। अब इस जो इक्वेशन 147 में है, यहाँ हम c2 का मान क्या कर देंगे, क्या मान है, क्योंकि इसका क्या है, जो phi2 फंक्शंस का जो मैक्सिमम वैल्यू xz डायरेक्शन में है, तो इसलिए c2 इक्वल टू क्या होगा, then we calculate the value is equal to p2 is equal to √2/3। तो इस तरह से जो ये सभी में हम अपने अलग अलग इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू a1 b1 b2 c2 c3 इस तरह अलग अलग इसके कंडीशंस लगा के हम क्या कर सकते हैं, सभी अपने इसकी कांस्टेंट्स की, जैसे हमने अभी किया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो सभी रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और चारों जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस प्रकार लिख सकते हैं। phi1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ phi s प्लस 3/2, क्या लिखा phi1 में क्या है, a1 प्लस b1 है, तो a1 की वैल्यू हाफ phi s प्लस b की √3/2 phi pz। phi2 इक्वल टू a1 के अगेन a के सेम है, स्फेरिकल है a उसका, तो उसके शेप इसकी, इसलिए हम अगेन a का a1 a2 a3 आर इक्वल, तो हाफ phi s प्लस b1 की जगह 2/√2/3 phi px माइनस हमने अभी निकाला था इसकी किसकी c3 की वैल्यू 1/2√3 phi pz। और इसी तरह से phi 3 के लिए हम लिख सकते हैं हाफ phi s माइनस इसकी जगह 1/√6 phi px प्लस 1/√2 phi py माइनस 1/2√3 phi pz। और चौथे फंक्शंस के लिए इसका जिसमें क्या है s की वैल्यू क्या है हाफ phi s px की माइनस 1/6 px और py की वैल्यू -1/2 phi py माइनस और इसकी z की वैल्यू pz की -1/2√3। तो इस तरह से हम सभी फंक्शंस, चारों फंक्शंस यानी s और p के तीनों के चारों वे फंक्शंस के लिए इक्वेशन नंबर 148 से phi1 phi2 phi3 एंड phi4 चारों की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये जो हमने दिखाया है, ये बताया है, ये सभी जो
कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, मतलब अपने अपना आप माना है, स्वैच्छिक है। यदि इन अक्षों के इस समूह को अगर परिवर्तित कर दें तो समीकरण 148 के समान अन्य जो दूसरे हैं उसको भी हम हाइब्रिड फंक्शंस को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने इसको डायरेक्शन हमने अपने हिसाब से मानी है कि किस उसमें प्लेन में है, एक्स वाई में है या वाई जेड में है। इसको अगर हम चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग उसके जो वेव फंक्शन है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार अनंत अक्षीय समूह के विन्यास के साथ प्राप्त संकलित फलन समीकरण हम जो कई समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं जो कि इन समीकरण 148 के इक्विवेलेंट। अब समीकरण 148 के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें हमने क्या निकालेंगे, अगेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने एसपी में निकाला था, sp2 में निकाला था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने पर, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगेन दो चीज बताई थी मैंने आपको, एंगुलर और रेडियल। क्योंकि रेडियल पार्ट इनका सबका सेम है तो उसमें रेडियल पार्ट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेम होने से इग्नोर कर सकते हैं। हम क्या ऐड करेंगे, कैलकुलेट कौन सी करेंगे, एंगुलर पार्ट को। तो एंगुलर पार्ट में हमने देखा था फाइव एस का मान हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, 1/2 पाई के बराबर है। 5px का मान 3/4 पाई हाफ साइन थीटा कोस फाइव के बराबर है। 5py का मान जो है 3/4 पाई हाफ साइन थीटा साइन फाइव के बराबर है। और 5pz 3/4 पाई हाफ कोस थीटा के बराबर है। अब इन जो है इन अलग अलग वापस अगेन हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस के जो है मैक्सिमम जो है मैक्सिमा है और इनकी जो डायरेक्शंस है उसकी जानकारी हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि फर्स्ट जो फंक्शन है फाइव उसका अगर जो है ओरिएंटेशन है वो जेड डायरेक्शन में है, और सेकंड जो फंक्शन है फाइव टू इसका ओरिएंटेशन मानते हैं एक्स जेड में है। तो इसमें क्या होगा, जो इस प्लेन में जो है फाइव का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा, 5px का मान क्या होगा, √3/3/2 एंड √पाई साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस तरह हम 5 2 का मान निकाल सकते हैं। 5 2 क्या होगा, हाफ 5s प्लस √2/3 5px माइनस 1/2 √3 एंड 5pz। इसको हम अगेन वैल्यू रखेंगे 5s की, हाफ 5s की वैल्यू ऊपर से 1/2 पाई प्लस 2/3 और px की वैल्यू हम लिखेंगे 3/4 पाई हाफ साइन थीटा कोस 5 एंड प्लस माइनस सॉरी क्या है माइनस 1/2 √3 और pz की वैल्यू हम 5pz की वैल्यू ऊपर से लिखेंगे 3/4 पाई हाफ cos थीटा। तो इस तरह से हम वैल्यू रख के इसका फाइव हैं। तो 5 2 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 5 2। तो 5 2 क्या होगा, 1/4 √5 प्लस 1/√2 पाई साइन थीटा माइनस 1/4 √पाई कोस थीटा के बराबर होगा। अब 5 2 के मैक्सिमम वैल्यू के जो कॉरस्पॉन्डेंस थीटा का मान है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इस समीकरण को थीटा के क्या करते हैं, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके और इसकी डिफरेंशियल वैल्यू को 0 के बराबर मानते हैं। मैंने यानी इस इक्वेशन के लिए में क्या करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और इज इक्वल टू 0। तो देन वी गेट d phi 2 अपॉन d थीटा 1/2 पाई cos थीटा प्लस 1/4 रूट पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4 रीअरेंज करके 1/4 रूट पाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 पाई cos थीटा। और या हम इसको अगेन रीअरेंज करके लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 पाई मल्टीप्लाई 4 रूट पाई। और या इसको वापस अगर हम कैलकुलेट मतलब सॉल्व करके लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 √2 या थीटा की वैल्यू इक्वल टू आएगी 109 डिग्री एंड 28। तो इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, ये एक क्या है इसका टेट्राहेड्रल जो है एंगल है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, 5 2 का मान, 5 2 से हमने इसका एंगल का मान निकाला है, थीटा का मान। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं 5 1 का। 5 1 इक्वल टू क्या है, हाफ 5s प्लस क्या है 3/2 5pz हम ये पढ़ चुके हैं। अब अगेन हम क्या रखेंगे, हाफ और 5s का मान क्या रखेंगे 1/2 पाई प्लस 3/2 और px की जगह 5px की जगह हम रख सकते हैं 3/4 पाई हाफ cos थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई प्लस 3/4 पाई cos थीटा।
अब जो phi 1 का जो है ओरिएंटेशन है क्या माना है z डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या है थीटा का मान क्या है 0 है, तो इसलिए cos थीटा क्या हो जाएगा 0। तो phi 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या रूट पाई प्लस क्या होगा 3 अपॉन 4 पाई, और इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ phi 1। phi 1 इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन रूट पाई। अब ये मान जो है वो क्या है phi s के मान से दुगना है। यदि s का मान अगर हम s ऑर्बिटल का मान क्या मानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मानते हैं, अगर 1 हो एक इकाई हो तो phi 1 का जो रिलेटिव मान है वो क्या होगा 2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि phi 2 phi 3 phi 4 सभी के रेस्पेक्ट में उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी एक्सियल जो डायरेक्शन है अक्षीय दिशा में उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या एस और पी इन दोनों से ज्यादा है। इसमें हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी 1.932 थी, और sp2 में हमने कैलकुलेट की थी वो 1.991 थी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं वो वैल्यू क्या है 2 है। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसमें s और p ऑर्बिटल की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हम तीनों की स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकते हैं प्योर s प्योर p ऑर्बिटल की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है sp की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी, sp3 में हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या होती है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो ये आपका चैप्टर इसमें यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 ये तीनों यहाँ आपका कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू।